जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? नौरीन डॉक्टर बनना चाहती थी, दहशतगर्द बन गई। हुकूमत माने या ना माने, दाइश हमारे नौजवानों को बहका रही है। दरसगाहों में नौजवान दहशतगर्दी का सबक पढ़ने लगे। पुलिस को मशाल खान के खिलाफ शवाहिद ना मिले, साजिश की कड़ी जरूर मिल गई। यूनिवर्सिटी में करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने पर मशाल की आवाज बंद की गई। जिंदा बचने वाले दोस्त ने सारी कहानी खोलकर रख दी। अब सैलाब बाद में खबर पहले आएगी। पाकिस्तान में जदीद फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब होने जा रहा है। सैलाब के अताब से बचा जा सकेगा। और तुर्की में निजाम तब्दील, अवाम तकसीम। रजब तैयब एर्दोआन 2029 तक के लिए सदर बन गए। बड़ी सियासी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। नौरीन लगारी लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक तालिबा जिसके वालिद खुद सिंध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो 10 फरवरी को अचानक गायब हो जाती है और जुमे को लाहौर में दहशतगर्दों के खिलाफ एक कार्रवाई के दौरान उसको हिरासत में लिया जाता है। जिसके बाद पता ही चलता है कि ये तालिबा शाम तक गई। 2 माह इसने वहां दाइश से तरबियत ली और 6 रोज पहले ही पाकिस्तान वापस आकर ईस्टर पर खुदकुश हमला करने जा रही थी। इस तालिबा का एतराफी बयान आपको पहले ये सुनाते हैं। अप्रैल को तंजीम ने ही सामान मुहैया किया था और उस सामान में 2 जैकेट्स और 4 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ गोलियां थी। इन जैकेट्स का जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था। बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। नौरीन लगारी उसको खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ये तमाम तर वाक़या, ये कहानी बहुत ही अफसोसनाक है जिसने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे तालीमी इदारों में हो क्या रहा है। यूनिवर्सिटीज़ जो तामीरी बहस और मुबाहिसे की जगह समझी जाती हैं, जहाँ पर सोच, नए जहन, नई तरबियत होती है, वहाँ एक जानिब तौहीन रिसालत जैसा संगीन इल्ज़ाम लगाकर एक हुजूम तालिब इल्म को कत्ल कर देता है, तो दूसरी जानिब एक मेडिकल स्टूडेंट दाइश में भर्ती हो जाती है, शाम जाती है, वहाँ से वापस भी आती है। खुदकुश हमला करने जा रही थी कि जब इसको पकड़ा गया। और सिर्फ यही एक तालिबा नहीं, खबरें ये हैं कि कई तलबा ऐसे हैं जो अब भी दाइश से राब्ते में हैं, उनसे मुंसलिक हैं, जिसका एतराफ़ खुद आज DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी किया। वो क्या कह रहे थे ये भी आपको सुनवाते हैं। ये वीडियो आपको दिखाने का एक मकसद है और आपके तवस्सुत से मैं कौम को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि बच्चे हमारे बच्चे हैं। जो यूथ बल्ज है ये हमारी एक ताकत है, हमेशा ये बात करते हैं। जब इन टेररिस्ट का टारगेट हमारी यूथ हो जाएगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका क्या असर पाकिस्तान पे हो सकता है। DGISPR की ये तशवीश बिल्कुल बजा है, क्योंकि अगर दाइश यूनिवर्सिटी के तलबा की ब्रेन वॉशिंग कर सकती है, पढ़े लिखे जो काबिल लोग हैं उनको अपनी जानिब मुतवज्जे कर सकती है, तो उन्हें खुदकुश हमले के लिए राज़ी करने वाली ये दाइश अनपढ़ और इलिटरेट जो लोग हैं उनसे वो क्या कुछ करा सकती है। बहुत ही संगीन ये मामला है और इस पर हम बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जाहिद गिशकोरी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और खुसूसन दाइश का जो मामला है इस पर बड़ी वसी रिसर्च भी उन्होंने की हुई है। बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। नौरीन लगारी का ये पकड़ा जाना और फिर जो इंकिशाफात सामने आए हैं, बड़े ही खतरनाक इंकिशाफात हैं। दाइश हमारे तालीमी इदारों तक उसकी रसाई हो चुकी है और शाम के लिए ये शाम ले जाते हैं तरबियत के लिए तलबा को, वहां से तलबा वापस भी आ जाते हैं। सिक्योरिटी इदारों को पता ही नहीं चलता, कैसे हो रहा है ये? देखें नाजिया, ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। इससे और ज़्यादा हैरान कुन इंकिशाफात हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, ये नौरीन लगारी का केस तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इससे पहले जो मेरे पास इंफॉर्मेशन हैं, तकरीबन 14 फैमिली मेंबर्स दाइश को ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान से ही वो रवाना हुए, सीरिया पहुँचे और उसमें ये कोई पहली खातून नहीं है, उसमें 4 ख़वातीन शामिल थीं। एक मारिया नामी खातून थी और भी 2 और ख़वातीन थी, इस ग्रुप का हिस्सा थी। तो इसके अलावा और अगर आप ओवरऑल देखें, एक ग्रुप तकरीबन 18 लोगों का जो कुछ महीने पहले बस शाम और सीरिया जाने ही वाला था और लाहौर से ही जाने वाला था। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट लाहौर ने
इंटेलिजेंस की बेस पे उन लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये काफ़ी तादाद में लोग जा चुके हैं और बड़ी तादाद में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि दाइश का एक ग्रुप जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं उसमें मैं आपको बता सकता हूं कि 7 लोग पिछले साल पाकिस्तान आए थे जी। उसमें सीरिया, इराक और एक इंडियन शहरी था और एक कैनेडियन शहरी था। वो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, जिसमें 2 ख़वातीन थीं, एक सबा फ़ाखरी और फरीदा शकौरी। इनका ताल्लुक शाम से था। इन लोगों को टास्क ये दिया गया था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जहाँ लाइक माइंडेड लोग हैं, बिलखसूस लश्कर जंगवी के या कुछ TTP के लोग पंजाब में उनकी भर्तियां करें और उनको 25 से 30 हज़ार से 50 हज़ार तक के पैसे दें जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसमें लश्कर जंगवी के लोग काफ़ी तादाद में उन्होंने ज्वाइन किया था। यही एक वजह है कि 6 से 7 छोटे नेटवर्क कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनको पकड़ा था पिछले महीने में। आपको ये बता रहा हूँ, उसमें 32 लोग थे। उनमें कुछ नाम हैं जो मैं आपको बता भी सकता हूँ कि ये वो नेटवर्क था जिसमें कारी आबिद नामी एक शख्स था। तो बेसिकली नाजिया, ये एक सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू ये आपस में राब्ता करते हैं। ठीक है, जाहिर टेलीग्राम के आपस में राब्ते भी करते हैं, कनेक्टेड है। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो भयानक तफसील सामने आ रही है कि पूरे के पूरे ग्रुप्स हैं जो जा रहे हैं। नौरीन का बैकग्राउंड देखें, खुद मेडिकल की तालबा, वालिद केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, एक पढ़े लिखे घराने की जो लड़की है उसकी ब्रेन वॉशिंग कैसे कर लेते हैं दाइश? किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया इस लड़की को? देखिए, दाइश का यही तो की टाइमलाइन देखें, उनकी जो माइंड सेट है वो यही तो उनको एक एज है। ये न्यू ब्रांड पाकिस्तान की गवर्नमेंट बदकिस्मती से हमेशा डिनाइल मोड में रही है कि दाइश का कोई फुटप्रिंट नहीं है। अगर कोई फुटप्रिंट नहीं है पाकिस्तान में, अब तक दाइश 40 से 45 बड़े जो इंसिडेंट हुए हैं टेररिज्म के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लेम कर चुका है। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने उसको बैन भी किया है। तो ये नौजवानों को टारगेट करें, यही सोशल मीडिया के ज़रिए, और सारे वेल एजुकेटेड हैं। ये पहली दफ़ा नौरीन का केस नहीं आया। अगर आप देखें, IBA कराची से एक बहुत बड़ा काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जो टेररिज्म में इन्वॉल्व थे। फिर आप लम्स में देखें, लाहौर की और 1-2 यूनिवर्सिटीज़ थी। फिर नाजिया, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी, आपको याद होगा, ताशफीन मालिक उसका नाम था, जिसने कैलिफोर्निया में शूटिंग की थी और दाइश का नेटवर्क ज्वाइन किया था। तो ये एक ट्रेंड है जो बढ़ रहा है और आपको लेकिन ये बढ़ता हुआ ट्रेंड इसके मकासद क्या नजर आ रहे हैं? जाहिद यूनिवर्सिटी तलबा आला तालीम हासिल कर रहे होते हैं, पढ़े लिखे जहन होते हैं। ये अगर दाइश उनकी ब्रेन वॉशिंग कर सकता है, उनको खुदकुश हमले पर आमादा कर सकता है, तो जो आम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, आम लोग हैं, वो कैसे महफूज रह सकते हैं? ये तो कुछ भी करा सकते हैं। इनकी क्या क्या टारगेट्स हैं? देखिए, उनकी टारगेट तो आज अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जिसमें नौरीन ने उसका एक एडमिट किया है कि जी हाँ वो खुद ही आई थी। वो मेरी इंफॉर्मेशन ये है नौरीन के हवाले से कि नौरीन एक यूनिक केस नहीं है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनकी दोस्त थी। वो सारी लड़कियां हैं जो दाइश को ज्वाइन करना चाहती थी। उनमें से एक लड़की अभी भी मिस है और जो काफ़ी CTD के पंजाब के लोगों से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है जी। तो ये ऐसे नौजवान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के, जिनके पेरेंट्स प्रोफेसर्स हैं, जो वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए ही उनकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। और यही इनका माटो है कि वो सीरिया जाएं, यहाँ से किसी तरीके से ईरान के बॉर्डर के थ्रू फिर टर्की और सीरिया पहुंचकर वहाँ पर वो बेसिक ट्रेनिंग हासिल करते हैं। जिस तरह लश्कर जंगवी की जो टॉप लीडरशिप थी, उसको एलिमिनेट करने से पहले काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट नेक्टा का जो है, उसने काफ़ी ऐसी टेलीफोन कॉल्स डिटेक्ट की थी जिसमें उस वक्त के लोग काफ़ी डायरेक्ट राब्ते में थे
दाइश की टॉप लीडरशिप के साथ सीरिया में, तो यही एक वजह थी। जाहिद यहीं पर ये सवाल बनता है कि डिटेक्ट है, जिस तरह से आप पहले बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का दहशतगर्दी में मुलविस होने का जाहिर है ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, माजी में बहुत सारे केसेस इस तरह के सामने आए हैं। हुकूमत कुछ करती दिखाई दे रही है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है इसको रोकथाम के लिए कुछ हो रहा है? देखिए नाजिया, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डी रेडिकलाइजेशन जो नेशनल एक्शन प्लान को आप देखें या फिर ये ऑपरेशन पहले ज़रबे अज़ब हुआ, अब रद्दुल फसाद है, उसमें सोसाइटी को डी रेडिकलाइज करना है, जो लिटरेचर हमारा है उसको थोड़ा चेंज करना है, करिकुलम को रिवाइज करना था, उस तरफ कोई ज़ीरो प्रोग्रेस है अगर आप ये कहें, क्योंकि वहीं लिटरेचर अवेलेबल्स हैं, काफ़ी तादाद में कन्फिस्केट किया गया है, लेकिन इसमें बहुत और बड़ी हद तक काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि किलिंग टेररिस्ट इज़ नॉट द सलूशन। आप टेररिस्ट को मार के क्या इसका सलूशन नहीं है, कब तक मारेंगे, कितने लोगों को मारेंगे? आप सोसाइटी को डी रेडिकलाइज करें। अगर आप देखें 4 साल पहले जब सऊदी कैप्चर किया था तो वहाँ सवात यूनिवर्सिटी में, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी सेमिनार किए थे मिलिट्री ने डी रेडिकलाइज करने के लिए सोसाइटी को। तो नौ यूथ को डी रेडिकलाइज करना है, इससे निजात दिलाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को ये लिटरेचर जितना है, हेट लिटरेचर, उनके जो लोग इसको बेच रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद गशकोरी हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि डी रेडिकलाइज करना जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी जो प्रोग्रेस है उसको वो ज़ीरो देख रहे हैं। हमारे तालीमी इदारे, एक तरफ दाइश के मुताहरिक होने का इंकशाफ होता है तो दूसरी जानिब मिशाल खान का कत्ल, जितना भयानक कत्ल था उतने ही खौफनाक इंकशाफात हैं। मिशाल खान अपनी बेगुनाही की गवाही देने के लिए मौजूद नहीं, लेकिन जख्मी और जिंदा बच जाने वाले दोस्त ने जो खौफनाक इंकशाफात किए हैं वो बहुत ज़्यादा हौलनाक हैं। मिशाल खान को क्यों मारा गया? क्या वाकई उसने कोई तौहीन की थी, मजहब के खिलाफ कोई बात की थी, या सब कुछ किसी साजिश के तहत हुआ है? ये वो सवाल हैं जो मुसलसल 3 रोज़ से उठाए जा रहे हैं। इस मामले पर कई अफराद ज़ेर हिरासत हैं, कई लोगों से तफ्तीश भी की गई, हुकूमती बयानात भी सामने आए हैं। आज भी वफाकी काबीना के इजलास में ये मामला ज़ेर बहस रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का नोटिस लिया हुआ है। इस एक वाक़े ने पूरे निज़ाम को हिला कर रखा है, जिसके बाद आज पहले तो IG खैबर पख्तूनख्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया कि मिशाल खान के खिलाफ ब्लास्फेमी के कोई सबूत नहीं मिले, कोई शवाहिद नहीं मिले। वो क्या कह रहे थे, ये सुनिए। मशाल, अब्दुल्ला और जुबैर पर जो इल्ज़ामात थे, उन इल्ज़ामात की रोशनी में हमें ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर तफ्तीश या अदालती कार्रवाई हो सके। कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिला। IG खैबर पख्तूनख्वा को आपने सुना, पुलिस को मशाल के खिलाफ कोई शवाहिद तो नहीं मिले, लेकिन इस केस की जो सबसे अहम कड़ी है अब वो हाथ लगी है। मशाल खान के साथ इस साजिश का शिकार होने वाले उसके 2 दोस्तों में से एक का बयान सामने आया है। अब्दुल्ला, जो इस वक्त पुलिस की तहवील में है, उसने अदालत को सारी कहानी बयान की है, अपना रिकॉर्ड बयान कराया है, जिसकी कॉपी अब शेयर की जा रही है, सबके पास मौजूद है। और इसकी कॉपी पर 17 अप्रैल की तारीख है और जुडिशल मजिस्ट्रेट की मोहर भी वाज़ेह है। इस बयान से सारी कहानी वाज़ेह हो रही है और ये पता चल रहा है कि अब्दुल्ला ने जो बयान दिया वो ये था कि 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे के करीब उसे उसके एक दोस्त मोहम्मद अब्बास की कॉल आई। उसने उसे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट बुलाया। अब्दुल्ला ने अपने इस बयान में अब्बास को भी साजिश में शामिल करार दिया है। अब्बास के कहने पर अब्दुल्ला जर्नलिज्म डिपार्टमेंट गया, जहां मुदस्सिर बशीर दीगर तलबा के साथ बैठा था, जिसने अब्दुल्ला और मशाल खान पर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया। अब्दुल्ला ने ये इल्ज़ाम मुस्तरद किया है और तर्जुमे के साथ कलमा तैयबा भी पढ़ा, जिसे सुनने के बाद क्लास में मौजूद अफराद ने उसे मशाल खान के खिलाफ ये बयान देने पर मजबूर किया, लेकिन अब्दुल्ला ने ये बयान देने से इनकार कर दिया। अब्दुल्ला ने अपने बयान में बताया है कि इस तमाम वाक़े के दौरान चंद टीचर्स भी क्लास में मौजूद थे, जिन्होंने उसे बचाने के लिए बाथरूम में बंद किया। कुछ देर के बाद हुजूम वहां पर आया, जिसने अब्दुल्ला को बाथरूम से निकाला है और मारना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर अब्दुल्ला की जान बचाई और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ये बयान बहुत ही अहम है जो इस केस की सारी कड़ियां खोल रहा है। अब्दुल्ला ये कहता है कि मशाल को मकामी टीवी के उस इंटरव्यू की वजह से निशाना बनाया गया जिसमें उसने इंतजामिया पर तनकीद की थी। वो वीडियो ये थी कि जिसमें मुतालबा किया गया कि यूनिवर्सिटी के जो मामलात हैं इसमें शफाफियत होनी चाहिए, और यही वो बयान था जो इस तमाम तर साजिश की वजह बना है। लग यूं रहा है कि करप्शन छुपाने के लिए मशाल को जान से मारने की साजिश की गई।
बहुत ही खौफनाक इंकशाफात हैं ये, इस पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली हमारे साथ हैं। फरजाना, मशाल खान कत्ल केस में एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई आज, जो अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। इसमें पता चल रहा है कि मशाल को यूनिवर्सिटी में जो बद इंतजामी थी और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने पर सजा दी गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया क्या कह रही है? देखिए, सुबह ही मेरी यूनिवर्सिटी इंतजामिया से बातचीत हुई है, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पे कुछ लोगों से भी मिली। इसमें जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के हेड हैं वो तो मुझे बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो और उन जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कि चाह रहे थे कि यहाँ पर यानी कि वली खान यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है वहाँ पे लोगों की, बच्चों की जहन साजी हो, उन्हें अच्छे की तरफ ले जाया जाए, एक जो मुतबादिल बयानिया है उसके ऊपर काम किया जाए, जो एक पाकिस्तान का जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उससे नौजवानों को निकाला जाए और एक अच्छा माहौल पॉजिटिव माहौल जो है वो बच्चों को फराहम किया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, जिसकी वजह से वो मुझे इंतहाई मायूस दिखाई दिए। बल्कि एक मौका पर तो उनका ये भी कहना था कि शायद वो रिजाइन भी कर जाए। लेकिन इन सारी बातों से हटकर जो बाकी लोग थे वो मुझे जो है खामोशी दिखाई दी। बहुत सारे लोग जिनसे हमने बात करनी चाहिए वो हमसे बात करने को भी तैयार नहीं थे। अब जो सूरत हाल खुलकर हमारे सामने आ गई है उसमें लगता यही है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कोताही हुई है, गफलत हुई है, जिसको मशाल खान और उसके जो साथी थे वो बार बार कह रहे थे, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही थी, क्योंकि यकीनन यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी उसमें मुलव्वस थी उन सारे मामलात में। खुसूसन जो एवीटी खैबर को, जो कि पश्तो का एक चैनल है, उसको मशाल खान का जो आखिरी इंटरव्यू है जो दिया गया और उसने खुलकर क्रिटिसाइज किया यूनिवर्सिटी इंतजामिया को। और हमें यह भी बताया गया, अब्दुल्ला का जो बयान सामने आया है उसमें भी ये बताया गया कि उसने जो बच्चे फीस नहीं दे सकते थे उसके हवाले से भी आवाज उठाई और कई जो निग्लिजेंस हो रही थी या इंतजार से जो कोताहियां हो रही थी उसको बार बार उठाया। तो वाकई लगता अब ये है, अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस सारे मामले में कहीं ना कहीं मुलव्वस जरूर है। ठीक है, ये गफलत थी, कोताही थी, जो भी था, अब्दुल्ला ने जब बयान दिया तो उसने उसको बहुत तफसील के साथ बयान भी किया है। मशाल खान का जो कत्ल की वजह थी अब वो तो सामने खुलकर आ रही है, बहरहाल इन्वेस्टिगेशन तो इस पर मजीद होंगी। लेकिन इस कोताही और गफलत के बाद, इस बयान के बाद, अब पुलिस की जानिब से कोई इकदाम उठाया गया है? देखें, आईजीपी की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई है, हम जब से वाक़या हुआ है मुसलसल यहाँ के डीपीओ और डीआईजी को जब कह रहे हैं कि वो टीवी पर आकर मीडिया को अपने बयान दे, तो वो हमें ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत कुछ बताने को तैयार हैं, लेकिन कैमरे के ऊपर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। आज भी जब आईजीपी की ब्रीफिंग के बाद ये अब्दुल्ला का बयान जो है वो हमें दिया गया और सामने आया, बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई, तो मैं मुसलसल डीपीओ साहब से, डीआईजी से जो इससे रिलेटेड लोग हैं उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मोबाइल नंबर हमें बंद मिल रहे हैं। अलबत्ता ये बात सामने लाई गई है कि 6 यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन हैं उनमें से अब तक यानी कि 22 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें 6 मुलाजमीन भी हैं। तो लग ऐसा रहा है कि कुछ चीज़ है जिसको पूरी तरह से अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, और जब हम इनसे कहते हैं कि आप हमें उन लोगों के नाम बताएं तो भी यही हमसे मतलब जराए से तो वो नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके जो डिटेल्स है वो फिलहाल देने में हमारे साथ तामन नहीं कर रही है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मंजर पर आ रही हैं, लेकिन पुलिस अपने बयानात जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ही महदूद रखना चाह रही है कि हम सारी की सारी तहकीकात जो है उनके सामने रखेंगे। मीडिया के सामने हमने जो रखना था वो आईजीपी के जरिए हमने रख दिया, लेकिन बहरहाल जो शवाहिद हैं और जो हालात हैं वो हमें इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं मशाल की कब्र से भी आ गई, तो उसकी कब्र जो है खेतों में बनाई गई है, इनके अपनी जो ज़मीनें थी मशाल के वालिदैन की, वहाँ पर मुझे 2 पुलिस एहलकार भी खड़े नजर आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ या क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कब्र की हिफाजत कर रहे हैं क्योंकि कुछ खदशात हैं। अब जाहिर है देखिए चीज़ें जो हैं वो अभी भी अंडर द कारपेट हैं, जिन्हें ना पुलिस डिस्क्लोज करना चाहती है और ना ही यूनिवर्सिटी इंतजामिया। फरजाना,
जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है नई नई मालूमात नई डिटेल सामने आ रही हैं। मिशाल खान के हक में मुजाहरे भी हुए हैं, मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है, इंसाफ के उसूल के लिए आवाजें उठ रही हैं। आपको लगता है जो डेवलपमेंट हो रही है वो इस केस में कोई बड़ा ट्विस्ट लेकर आ सकती है? देखिए, आप सबकी निगाहें जो हैं वो इस वक्त अदालत पर लगी हुई हैं, क्योंकि पुलिस बहुत सारी चीज़ों को कोशिश वो की है कि हम इंसाफ दिलवाएंगे, लेकिन जाहिर है वो बहुत सारी जगहों पर मजबूर हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया चूंकि बहुत सारे लोग खुद मुलविस हैं, तो मैंने आपको पहले सवाल में बता दिया कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो भी मुझे मजबूर दिखाई दिए। अब जो लोग सच जानते भी हैं तो वो तो सामने नहीं ला रहे। अब वालिद से भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि सुप्रीम मतलब अदालत पर अब टोटल इन्हिसार जो है वो अदालत पर किया जा रहा है कि वही इंसाफ देगी, क्योंकि बाकी सारे लोग मुख्तलिफ किस्म की मसलहतों का हमें शिकार नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया फरजाना। हमारे साथ थी ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली, आज की तमाम तर डेवलपमेंट पर बात कर रही थी। हम एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, इस ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों की, जिस पर काबू पाने के लिए अब हुकूमत ने इंतजाम करना शुरू कर दिया है। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहां सैलाब आम बात है। बदइंतजामी के बायस आब सैलाब का रूप धार लेता है और हर तरफ तबाही फैल जाती है। 2003 में हमने ये सब कुछ देखा, बारिशें हुई और सिंध डूब गया, 484 जानें चली गईं। 2007 में भी यही सब कुछ फिर से हुआ। केपी, सिंध और बलूचिस्तान का बड़ा इलाका मुतासिर हुआ। 2010 के सैलाब की तबाहकारियों के आसार तो अब भी मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। इस सैलाब ने 1700 से ज्यादा अफराद की जान ली थी। 2011, 12, 13, 14 तकरीबन हर साल यही सब कुछ होता है। सैलाब आता है, तबाही मचाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब फाइनली हुकूमत ने स्टेप लिया है, इस बात को समझा है कि हम वैसे ही सैलाब तो रोक नहीं सकते लेकिन जानें जरूर बचा सकते हैं। इसीलिए हुकूमत ने अब जदीद फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया है, जो बराह रास्त सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा, जिससे बारिश के बाद की सूरत हाल की बेहतर तौर पर प्रेडिक्शन की जा सकेगी, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा और इसके मुताबिक इमदादी कामों की प्लानिंग की जा सकेगी। आबादियों को जल्द महफूज मकामात तक पहुंचाया जा सकता है। इस फ्लड वार्निंग सिस्टम की तनसीब में हमें यूनेस्को और जापान का ताउन भी हासिल है। ये सिस्टम अब काम करेगा कैसे और कब तक इसकी तनसीब मुकम्मल की जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर मंजूर मलिक, डायरेक्टर PCRWR हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ये जो नया फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब किया जा रहा है, ये कब तक फाल हो जाएगा और पाकिस्तान में फ्लड वार्निंग से मुतालिक पहले भी आलात नस्ब हैं, इस नए जो नस्ब किया जा रहा है आला, इसकी खासियत क्या है, कितना इफेक्टिव होगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो माहौलियाती तब्दीली आ रही है, इस तब्दीली के तहत फ्लड का जो फ्रीक्वेंसी है, ना सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है बल्कि उसकी इंटेंसिटी और उसका जो फैलाव है वो सब कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। वो फ्लड जो पहले 25 साल के बाद आया करता था, अब हर 4-5 साल के बाद आया करेगा। और 2010 के फ्लड के बाद हमने महसूस किया कि हमारी जो फ्लड वार्निंग और मैनेजमेंट कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसको एनहांस करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने जापानीज़ एड के तहत एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि मल्टी पार्टनर प्रोजेक्ट है, जिसमें नेशनल पार्टनर भी हैं, इंटरनेशनल पार्टनर भी हैं। हमारे नेशनल पार्टनर में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फेडरल फ्लड कमीशन, नस्ट है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वाटर रिसोर्सेज है। और जब हमारे इंटरनेशनल पार्टनर हैं उसमें ICARM है, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर फ्लड हैजर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट, और जापानीज। तो मैं ये गुजारिश करने वाला था कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्लड वार्निंग सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली ये कंप्यूटर मॉडल होता है जिसमें बहुत सारा डेटा हम फीड करते हैं और वो हमें उसके रिस्पांस में फ्लड की इंटेंसिटी और टाइमिंग और ये है, जो नो डाउट के एग्जिस्टिंग सिस्टम भी है हमारे पास, जिसको फ्यूज़ कहते हैं, जो कि फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम ही है, वो स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है। लेकिन उसमें जो डेटा यूज़ होता है उसकी और जो इस वक्त हम जो अपग्रेड करने जा रहे हैं, जो स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं,
उसमें और इसके डेटा में डबल की एक्यूरेसी जो ना इम्प्रूव हो रही है। यानी उसकी अगर रेजोल्यूशन 7 किलोमीटर की थी और इसकी 3 स्क्वायर किलोमीटर की हो जाएगी। इसके अलावा उसमें जो रीविजिट टाइम जो हमारा सेट बेस्ड डेटा हम फीड करते हैं उसका जो रीविजिट टाइम है वो तकरीबन 4 घंटे का होता था, इसमें 1 घंटा होता है। तो ये मॉडल आई चार्म की मदद से हमने वो मॉडल डेवलप किया और उसको अपने सारा इंडस इरिगेशन सिस्टम है जो कि दुनिया का एक कम्प्लेक्स तरीन सिस्टम है, उसके लिए इसको अडॉप्ट किया है। और इसमें जो रेनफॉल का डेटा है, सबसे पहले तो जो मॉडल होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के डेटा चाहिए होते हैं। रेनफॉल का डेटा होता है, लैंड कवर लैंड यूज का डेटा होता है, ठीक है। फिर जो आपके आगे जो मार्फोलॉजी है रिवर की और रिवर का नेटवर्क। रिस्पॉन्स टाइम की आप बात करें ना, इससे रिस्पॉन्स टाइम कितना बढ़ जाएगा? सैलाब से कितने घंटे पहले हम जान सकेंगे कि सैलाब इन इलाकों को मुतासिर कर सकता है ताकि उसकी तैयारी कर ली जाए, उससे निपटा जा सके? मैंने गुजारिश किया ना कि इसमें रिस्पांस टाइम इसी तरह बढ़ता है कि जब आपकी जो इनपुट रिक्वायरमेंट है उनकी एक्यूरेसी और उनकी रेजोल्यूशन और टाइमिंग जो है ना वो जब हाफ रह जाएगी पहले से, तो उसी तरह उसी रेशो से उसका जो आगे एक्यूरेसी और उसका जो वार्निंग का रिस्पांस बढ़ता जाएगा। अभी जो इसी अब एग्जैक्ट रिस्पांस का टाइम इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि टाइम वेरी करता है फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। अप स्ट्रीम से हम शुरू होते हैं और डाउन स्ट्रीम इसका रिस्पांस जो है ना इंक्रीज होता जाता है। और दूसरी बात मैं ये ऐड करता चलूँ कि ये जो अपना पहले हमारा सिस्टम है वो मोस्टली ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है, जिसमें ज़्यादातर डेटा हम अपने जो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से उठाते हैं। अब इसमें जीएस मैपिंग जो ग्लोबल सैटेलाइट मैपिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन है वहाँ से डेटा उठाया जाएगा, जो जिसका विजिट टाइम मैंने बताया कि 1 घंटे का है और हर 3-4 घंटे के बाद वो डेटा ये जो नया निज़ाम है इसका अपर इंडस की तनसीब की बात की जा रही है, तो ये अपर इंडस बेसन और लोअर इंडस बेसन, इसको आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि क्यों तनसीब वहाँ पर की जा रही है? मैं गुजारिश करता हूं कि ये इंडस बेसन तो सारा बेसनवा जो कि तिब्बत से लेकर डेल्टा जो हमारा इंडस का डेल्टा है एट सी अरेबियन सी वहाँ तक जाता है, लेकिन इंडस बेसन को हम डिवाइड करते हैं अपने तौर पर जियोग्राफी का रीजन में, जिसमें माउंटेनस का रीजन जो है ना वो अपर इंडस बेसन आ जाता है और जो लोअर है हिस्सा जो प्लेन का है वो लोअर इंडस बेसन आ जाता है। और लोअर इंडस बेसन में भी आगे हम उसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसमें अपर इंडस प्लेन आता है और लोअर इंडस प्लेन आता है। मैं ये गुजारिश करता चलूं कि पहले हमने टारगेट किया अपर इंडस बेसन को, क्योंकि जहां से फ्लड इनिशिएट होता है वहीं से हमने इसको टारगेट करना होता है, वहीं से जो जहां से इनिशिएट होगा वही डाउन स्ट्रीम पर पहुंचेगा। तो इसलिए इनिशियली जो फेज़ 1 हमने इस प्रोजेक्ट का किया उसमें हमने अपर इंडस बेसन को फोकस किया और वहीं का डेटा सारा कलेक्ट किया और उसी के तहत मॉडल को कैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद हम अपर इंडस प्लेन में गए हैं। अब अपर इंडस प्लेन को कवर करने के बाद फिर हम जाएंगे लोअर इंडस प्लेन में भी जाएंगे, लेकिन जो फ्लड ओरिजिनेटिंग हमारा जो पार्ट है वो अपर इंडस बेसन भी है और अपर इंडस प्लेन भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंजूर मलिक, डायरेक्टर PCRWR हमारे साथ थे। फ्लड वार्निंग सिस्टम जिसकी अशद ज़रूरत है पाकिस्तान में, अब वो नस्ब होने जा रहा है। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे तुर्की के रेफरेंडम की, जिस पर तुर्क अवाम तकसीम दिखाई दे रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। तुर्की जहां कि इसका जो सियासी ढांचा है पाकिस्तान से बहुत मिलता जुलता है, वहां भी लंबे अरसे तक फौजी हुकूमतें इख्तिदार में रही और अभी चंद माह पहले भी फौजी बगावत की कोशिशें हुई, जिसे वहां के अवाम ने सड़कों पर आकर नाकाम बनाया और अब उसी अवाम ने मुल्क का निज़ाम बदल दिया है। अब तुर्की में सदारती निज़ाम हुकूमत राइज किया गया है। सदर रजब तैयब एर्दोआन के इख्तियारात को भी वसीतर किया गया है, जिसके बाद इम्कान यह है कि अब वो 2029 तक तुर्की के सदर होंगे। इस रेफरेंडम के नताइज उठाकर देखें तो 51% लोगों ने सदारती इख्तियारात में इजाफे के हक में वोट दिया। अलबत्ता इस्तांबुल, अंकारा और अजमेर के अवाम ने इस रेफरेंडम की मुखालफत की है। इन शहरों में एर्दोआन नाकाम रहे हैं और यही वजह है कि अब इन शहरों में सदारती इख्तियारात में इजाफे के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है। तुर्क अवाम इस मामले पर तकसीम दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन ने भी 60% वोटों की दोबारा गिनती कराने का मुतालबा किया। इस वक्त सूरत हाल है क्या, हम बात करेंगे। शकूर अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी और तुर्की से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शकूर साहब आपका।
सदारती इख्तियारात में इजाफा सदर उर्दवान की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन उनकी जो सक्सेस स्पीच थी उसके वक्त वो मजमा दिखाई नहीं दिया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। वहाँ के लोग खुश नहीं हैं इस तब्दीली से? देखिए, मजमा यकीनन शायद उस तरह का नहीं था जो रवायती तौर पर होता, लेकिन उनके पास वो मैंडेट जो उन्हें चाहिए था वो उनको मिलता था। और ये बात दुरुस्त है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ से उनको ये मैंडेट नहीं मिल सका, बल्कि जो रूरल टर्की है या जो छोटे शहर हैं वहाँ पे से उनको वो मैंडेट मिला है। और उस मैंडेट के नतीजे में अब वो जो निज़ाम है ये 2019 से आज उन्होंने दोबारा तकरीर की है, और गुज़िश्ता रात भी उन्होंने जो तकारीर की हैं उनमें उन्होंने अवाम को यही कहा है कि वो अब नवंबर 2019 में जब ये इंतखाबात होंगे तुर्की में, आम इंतखाबात, तो उस वक्त से ये जो तब्दीली होगी आइन के अंदर, 18 आर्टिकल्स आइन के जो चेंज किए गए हैं और बुनियादी तौर पर एक पार्लिमानी तर्ज हुकूमत को जो है वो एक सदारती तर्ज हुकूमत की तरफ ले जाया गया है। तो उस दिन नवंबर को जिस दिन आम इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी, उसी दिन सदर के लिए जो है वो भी पोलिंग होगी, और उसमें अगर वो मुंतखब होते हैं तो वो 5 साल के लिए सदर बनेंगे। फिर दूसरी टर्म जो होगी उनकी मुद्दत, उसके तहत वो अगर वो जीतते हैं, ये सारी बात जो है वो इस भट्ट के साथ है कि अगर वो इस पर जीतेंगे तो तब जाकर के वो इस सारी सूरत हाल में आगे जा सकेंगे। और फिलहाल तो जो तब्दीली है आइन के अंदर वो उन्होंने की है, और उस हवाले से अपोजिशन का जो कहना है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें काउंटिंग चाहिए, रिकाउंटिंग चाहिए उस पर। लेकिन अभी तक जो तुर्की का इलेक्शन काउंसिल है उसकी तरफ से यही कहा गया है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बकौल उनके इंतखाबात जो हैं वो साफ और शफाफ तरीके से मुनक्किद किए गए हैं। ठीक है, तो अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें ज़ाहिर रिकाउंटिंग का भी मुतालबा हो रहा है, थोड़ा एहतजाज भी नजर आ रहा है। इस रेफरेंडम के बाद होगा क्या? नया स्ट्रक्चर जो है वो काम किस तरह से करेगा? क्या क्या इख्तियारात होंगे वज़ीर आज़म के जो सदर को मिल जाएंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें एक बात तो तय है कि बुनियादी तौर पर ये अब अमेरिका की तरह एक सदारती निज़ाम हुकूमत होगा, जहाँ पर इन्होंने जो पार्लियामेंट है उसकी नशिस्तों की तादाद में गो के इजाफा किया है, वो 550 से 600 जो है वो कर दी गई हैं। और पार्लियामेंट को बकौल जो इस रेफरेंडम में हामी थे इस यस वोट के, जिन्होंने सदर रजब तैयब अर्दवान के पलड़े में अपना वजन डाला है, वो ये कहते हैं कि इससे मुल्क जो है वो मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा। और उसमें जो बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, जैसा कि आपने बताया कि वज़ीर आज़म की जो पोस्ट है वो खत्म हो जाएगी, उसकी जगह जो है वो 2 नायब सदूर लेंगे जिनका इंतखाब खुद सदर कर सकेंगे। इसके साथ साथ सदर को जो है वो बराह रास्त वुज़रा जो है उनका इंतखाब करने का इख्तियार भी होगा। इसके साथ साथ जो आला अदलिया है उसके अंदर जजेस की तकर्री भी सदर जो है वो कर सकेंगे। तो एक तरह से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये एक सदारती निज़ाम होगा। और इससे पहले जो सदर थे वो सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ स्टेट थे, लेकिन अब वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होंगे, यानी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो उनके पास आ जाएगी। शकूर साहब, बड़ी बड़ी तब्दीलियां हैं, ये जाहिर है पूरा हुकूमती निज़ाम जो है वो तब्दील होने जा रहा है, लेकिन ये जो बड़े शहर हैं, इस्तांबुल हो गया, अनकरा, अजमेर हो गया, यहाँ के अवाम ने मुखालफत की है, यहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है। इसके कुछ असरात आके मुस्तकबिल में आप देखते हैं? बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। यकीनन इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो कि उनको बर्तरी हासिल हुई है, लेकिन ये शायद कुछ जगहों पर उनके लिए गैर मुतवक्को भी था इस तरह का रद्द अमल सामने आना। और उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, इनकम्बेंसी का फैक्टर भी होगा। वो गुज़िश्ता 1 दहाई तक जो है वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे, और फिर 2014 में गालिबन उन्होंने जो है एक बराह रास्त इंतखाब लड़ने के बाद जो है वो सदर मुंतखब हुए थे। वो पहले सदर थे जो कि बराह रास्त मुंतखब हुए थे अवाम के वोटों के साथ। तो इस सूरत हाल को देखते हुए ये लगता है कि अवाम का जो एहतजाज यहाँ पे जिसकी आप बात कर रही हैं उसका कुछ असर बैन अवी सतह पे हो रहा है और मजीद भी हो सकता है। लेकिन इससे जो रेफरेंडम के नताइज हैं या उनका जो अज़्म है वो बज़ाहिर मुतज़लज़ल होता नजर नहीं आता कि वो जो तब्दीलियां करना चाहते हैं आइन के अंदर वो वैसे ही कर रहेंगी। जी, बहुत शुक्रिया। शकूर अहमद, सीनियर सहाफ़ी, तुर्की से हमारे साथ थे। और तुर्की रेफरेंडम निज़ाम हुकूमत में बड़ी बड़ी तब्दीलियां जो देखने को मिल रही हैं, इसके आगे जाकर असरात ज़रूर मुरतब होंगे, ये सारे ख्याल कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। और भी किसी इशू और मसले पर आप बात करना चाहते हैं, कोई खबर पहुंचाना चाहते हैं या फिर किसी मसाइल की निशानदेही करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिए। फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। करने पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है।
तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Islamic terror